12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तथा 26 जनवरी 1950 को जब यह संविधान लागू किया गया, उस समय हमारे मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं। बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 4 और अनुसूचियों को ऐड किया गया, जिससे वर्तमान में कुल अनुसूचियाँ 12 हो गई हैं। शेड्यूल फर्स्ट भारत राज्यों का संघ यूनियन है। इसमें भारतीय संघ के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। हमारे संविधान में पहले टोटल स्टेट 28 थे, बाद में तेलंगाना बना तो एक स्टेट और ऐड हो गए, तो टोटल स्टेट 29 हो गए। जम्मू एंड कश्मीर पहले स्टेट था, अब वो स्टेट ना होकर के यूटी बन गया, तो फिर से स्टेट 28 हो गए। यूनियन टेरिटरी पहले 7 थी, फिर जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो यूनियन टेरिटरी टोटल 9 हो गई। उसके बाद दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ये दोनों पहले 2 यूनियन टेरिटरी थी, अब इन दोनों को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी कर दिया गया। इस तरह से टोटल यूनियन टेरिटरी 8 हो गई। शेड्यूल 2 संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्ते का उल्लेख। तो अब संवैधानिक पद पर कौन कौन है? फर्स्ट नंबर पे आते हैं भारत के राष्ट्रपति, सेकंड नंबर पे आते हैं राज्यों के राज्यपाल। अब आपको पता है केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होती है, जबकि राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद होता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन व भत्ते, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के वेतन व भत्ते, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे हम कैग बोलते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके भी वेतन व भत्ते सेकंड शेड्यूल में दिए गए हैं। थर्ड शेड्यूल तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान है। इसमें केंद्रीय मंत्री, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसद सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इन सभी की शपथ का उल्लेख किया गया है। इस शेड्यूल में कहीं भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों पदों की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। आर्टिकल 60+2 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं भारत की जनता के प्रिजर्वेशन, प्रोटेक्शन एंड डिफेंड की, जबकि आर्टिकल 69 के तहत उपराष्ट्रपति और आर्टिकल 159 के तहत राज्यपाल शपथ लेते हैं। फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा में सीटें। इस शेड्यूल में राज्यों व संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों का जिक्र है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा सीटें किस स्टेट में है। सबसे ज़्यादा राज्यसभा के लिए सीटें यूपी में हैं, जो कि 31 सीटें हैं राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए इसमें 80 सीटें हैं। सबसे कम राज्यसभा के लिए सीटें नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट में से असम को छोड़कर, क्योंकि उसमें राज्यसभा के लिए 7 सीटें हैं। बाकी बचे 6 स्टेट में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन सभी में राज्यसभा के लिए 1-1 सीटें हैं। सबसे छोटे राज्य गोवा, सिक्किम में भी राज्यसभा के लिए 1-1 सीटें हैं। पुदुचेरी, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, इसमें भी राज्यसभा के लिए 1 सीटें हैं। शेड्यूल 5 SC/ST अनुसूचित जनजाति। इस शेड्यूल में अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। इससे रिलेटेड आर्टिकल 244 में दिया हुआ है कि जनजातीय क्षेत्र में राष्ट्रपति के निर्देश पर जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। यहाँ के राज्यपाल के पास संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भी भाग पर लागू करने या न करने का अधिकार है। अर्थात अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए अगर संसद या राज्य विधानमंडल ने कोई कानून बनाया है, तो वो कानून इन अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होगा या नहीं होगा, इसका निर्णय यहाँ के राज्यपाल करते हैं। यहाँ के राज्यपाल के पास बाकी राज्यों की तुलना में ज़्यादा शक्ति प्राप्त है। साथ ही यहाँ के राज्यपाल को प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए एक रिपोर्ट सौंपनी होती है, या फिर राष्ट्रपति जब चाहे तब यहाँ के राज्यपाल से इन अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में जानकारी के लिए रिपोर्ट मांग भी सकते हैं। शेड्यूल 6 पूर्वोत्तर के 4 राज्य। इस शेड्यूल में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान किया गया है। इससे रिलेटेड आर्टिकल है 244(2) एंड 275 फर्स्ट। 22वां संविधान संशोधन 1969 में कहा गया है कि संसद के पास ये पावर है कि असम के जो भी अनुसूचित क्षेत्र हैं
उन क्षेत्रों को अलग करके कोई राज्य या स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद बनाना चाहे तो संसद ऐसा कर सकती है। इसके लिए संसद को संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। इस शेड्यूल के अंतर्गत राज्यपाल के पास भी ये पावर है कि वो जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का गठन या विघटन कर सकती है। 7th शेड्यूल, इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 3 सूचियां हैं: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची। सबसे पहली सूची है संघ सूची। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषयों को रखा गया था, लेकिन अभी के समय में इसमें 100 विषयों को रखा गया है। संघ सूची में शामिल किए गए विषयों में राष्ट्रीय विषय पर विशेष महत्व दिया गया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट यानी संसद को है। विदेशी मामले, नागरिकता, जनगणना, आयकर, बैंक, मुद्रा, बीमा, सेना, रक्षा, रेल, ये सारे के सारे यूनियन लिस्ट संघ सूची में आते हैं। दूसरी सूची है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। मूल संविधान में राज्य सूची में 66 विषय थे। अभी के समय में इसमें 61 विषयों को रखा गया है। इनमें उन सभी 61 विषयों को शामिल किया गया है जो क्षेत्रीय महत्व रखते हैं और जिन पर कानून बनाने का अधिकार हमारे स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य विधानमंडल को है। कृषि, सिंचाई, पुलिस, कारागार, न्यायालय, जिला अस्पताल, सफाई, पशु, रेलवे, पुलिस, ये सारे स्टेट लिस्ट राज्य सूची में आते हैं। तीसरी और आखिरी सूची है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। मूल संविधान में हमारे समवर्ती सूची में 47 विषयों को रखा गया था, लेकिन अभी के समय में इसमें 52 विषयों को रखा गया है। इनमें उन सभी 52 विषयों को शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दोनों महत्व रखते हैं और जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती है। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से स्वीकार किया जाएगा, लेकिन अगर राज्य सरकार राष्ट्रपति की अनुमति लेता है तो राज्य सरकार भी अपना कानून बना सकता है। शिक्षा, मजदूर, श्रम कल्याण, मुकदमे, कारखाने, प्रदूषण नियंत्रण, समाचार पत्र, वन, ये सारे कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची में आते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्य सूची से 5 विषयों को उठाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ये विषय थे न्याय प्रशासन, शिक्षा, वन व वन्यजीव संरक्षण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, वार्ड व मापतौल। इन तीनों सूचियों के अलावा एक अलग से भी सूची बनाई गई, अवशिष्ट सूची। इनमें ऐसे मामलों को रखा गया जो इन तीनों सूचियों में से किसी को भी आवंटित नहीं किए जाते। हमारे संविधान ने इन अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारे केंद्र सरकार यानी संसद को दिया है। अंतरिक्ष, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंटरनेट, ये सारे अवशिष्ट विषय हैं। शेड्यूल 8, 22 भाषाओं का उल्लेख। 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस समय हमारे मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन अभी के समय इसमें 22 भाषाएं हो गई हैं। कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असम, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू एंड संस्कृत, यही 14 भाषाएं हमारे मूल संविधान में दी हुई थी। इसके बाद 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी भाषा को इसमें जोड़ दिया गया। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को इसमें ऐड कर दिया गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली को इसमें जोड़ दिया गया, जबकि इसे लागू 2004 में किया गया था। इस तरह हमारे संविधान में 22 भाषाएं हो गई हैं। इन 22 भाषाओं में कहीं भी इंग्लिश भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। 96th अमेंडमेंट एक्ट 2011 द्वारा उड़िया भाषा का नाम बदलकर उड़िया कर दिया गया। हमारे मूल संविधान में यही टोटल 8 अनुसूचियां थी। संविधान बनने के बाद जब संशोधन हुआ तो आगे की अनुसूचियां ऐड होती चली गई। शेड्यूल 9, भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन। इसे पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण विधि का उल्लेख किया गया है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लागू हुआ, उस समय जमींदारी प्रथा उन्मूलन को खत्म करके
भूमि सुधार को लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनता तो संपत्ति का अधिकार, जो कि मूल अधिकार था, उसके लिए लोग आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके मूल अधिकारों के हनन होने के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पहुंच जाते। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया और इसमें कहा गया कि 9th शेड्यूल में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट, एक फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कि 9th शेड्यूल में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। और साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि संसद संविधान संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान का मूल ढांचा इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। और इस तरह से 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 द्वारा आर्टिकल 19F और आर्टिकल 31 को, जिसमें यह कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, उसे निरस्त करके संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। उसके बाद 1981 में वामन राव का एक मामला आया, जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर किसी विषय को 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है तो उसकी न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। शेड्यूल 10 दल बदल, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यदि कोई सांसद या विधायक दल बदल करता है तो उसे दल बदल करने के आरोप में अयोग्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन अगर 2/3 लोग दल बदल करते हैं तो उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष के पास ये राइट्स, ये अधिकार होते हैं कि वो दल बदल के आधार पर किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। कियोतो होलोहन मामले 1992 में यह कहा गया कि यदि अध्यक्ष किसी को दल बदल के मामले में अयोग्य घोषित करते हैं तो उस निर्णय की न्यायिक जांच की जा सकती है, अर्थात अध्यक्ष का जो भी निर्णय होगा उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। 11th शेड्यूल पंचायत, इसे 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसमें पंचायती राज संस्थाओं की 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आता है शेड्यूल 12 नगर पालिका, इसे 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। इसमें नगरीय निकायों के टोटल 18 विषयों का उल्लेख किया गया है।